फिल्म की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस से होती है, जो एक पेशेवर अपराधी और कुशल भागने वाला कलाकार है, जिसे अल्काट्रास ले जाया जाता है, जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के एक उजाड़ द्वीप पर स्थित एक अधिकतम सुरक्षा जेल है, जो कुछ सबसे खतरनाक और सुधारने योग्य कैदियों को रखने के लिए जाना जाता है। अल्काट्रास भागने में असमर्थ होने के लिए बदनाम है। फ्रैंक को जेल के कठोर प्रवेश प्रोटोकॉल के अधीन किया जाता है, जिसमें एक कपड़े उतारकर तलाशी लेना शामिल है। फिर उसे एक ऐसे सेल में ले जाया जाता है जहां उसे अपनी बाकी की जिंदगी बितानी होती है। अगली सुबह फ्रैंक मेस हॉल में खाना खाता है, जहां उसकी मुलाकात लिटमस से होती है, जो एक पालतू चूहे वाला एक दोस्ताना अनुभवी व्यक्ति है। लिटमस अपना भोजन कृंतकों के साथ साझा करता है और वे बातचीत शुरू करते हैं। हालांकि फ्रैंक एक अन्य कैदी को भी पास में बैठे एक भेड़िए को भी देखता है, जो खुलेआम उसे डराने का प्रयास करता है। फ्रैंक प्रभावित नहीं होता है, उसे अनदेखा करता है और लिटमस के साथ बातचीत जारी रखता। वे जो भी करते हैं उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती। अब जब वार्डन लेक्चर दे रहा होता है तो वे वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। फ्रैंक चुपके से डेस्क से एक नेल क्लिपर चुरा लेता है, एक छोटा लेकिन विद्रोही कार्य। जब फ्रैंक अपने सेल में लौटता है तो वह नेल क्लिपर को अपनी बाइबल में छिपा देता है, एक ऐसा सत्य जो वातावरण में गूंजता रहता है। इस स्थान पर महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। शक्ति के बारे में नहीं थी, यह जीवित रहने के लिए किए गए विकल्पों के बारे में थी। बाद में एक समूह स्नान के दौरान वुल्फ फ्रैंक के पास जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अश्लील और भद्दी टिप्पणियां करता है। फ्रैंक वुल्फ की कमर में मुक्का मारकर और उसके मुंह में साबुन की टिकिया ठूंसकर उसे अपमानित करते हुए जवाबी कार्रवाई करता है। फ्रैंक शांति से अपना शॉवर समाप्त करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जेल का पुस्तकालय फ्रैंक के लिए विश्राम का स्थान बन जाता है, जबकि जेल उसके शरीर को नियंत्रित कर सकता है। उसकी आत्मा स्वतंत्र रहती है। वह अतीत में आशा के प्रतीक के रूप में गुलदाउदी उगाने का उल्लेख करता है, लेकिन उस समय एल्सी जैसी जगह में आशा एक खतरनाक चीज थी। यह या तो उसे उसके सपनों से बांध सकती थी या डॉक्टर के लिए अधूरी इच्छाओं के बोझ तले उसे चकनाचूर कर सकती थी। यह उसकी कला थी जिसने उसे अभी बचाए रखा था। उस रात एक गार्ड ने फ्रैंक को एक बड़ीगिरी की नौकरी के बारे में बताया जो 15 सेंट प्रति घंटे पर आती है। वह इसे स्वीकार करता है और गार्ड उसे एक दुर्लभ दयालु शब्द प्रदान करता है। हालांकि जल्द ही एक और के दौरान परेशानी शुरू हो जाती है। वुल्फ एक रॉड से लैस होकर लौटता है और फ्रैंक पर घात लगाने का प्रयास करता है। हालांकि डॉक उसे समय रहते सचेत कर देता है और फ्रैंक बंदूक को रोकने के लिए अपने जैकेट का उपयोग करते हुए वापस लड़ता है। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जो तब समाप्त होती है जब वुल्फ एक गार्ड पर हमला करता है जो उन्हें गिरफ्तार करने आया था। जल्द ही वुल्फ और फ्रैंक दोनों को दंडित किया जाता है। वुल्फ को जेल के अलगाव खंड में भेज दिया जाता है और फ्रैंक को भी वहां भेज दिया जाता है। 2 सप्ताह तक अलगाव में रहने के बाद आत्मरक्षा में कार्य करने के बावजूद फ्रैंक एक सेल में वापस लौटता है। वह उसे अपने पालतू चूहों के माध्यम से एक स्वागत योग्य नोट भेजता है जो उसकी आत्माओं को ऊपर उठाता है। फ्रैंक अपने नए पड़ोसी चार्ली बट से भी दोस्ती करता है, जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के लिए समय काट रहा है। चार्ली फ्रैंक को राज्य की सीमाओं को पार करने पर अपने अपराध को संघीय अपराध बनाने के लिए खेद व्यक्त करता। उसे दिलासा देने के लिए बड़ीगिरी की दुकान में शिफ्ट के दौरान डॉक्टर निराशा में डूब जाता है। डॉक्टर कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काटकर सबको चौंका देता है। अपनी कलात्मक स्वतंत्रता के नुकसान पर एक हताश विरोध। जब फ्रैंक घटना को देखता है तो गार्ड चिकित्सा सहायता लेने के लिए दौड़ते हैं और चुपचाप उस रात को अपने सेल में देखता है। फ्रैंक एक कॉकरोच को अपने सिंक के नीचे वेंट की ओर रेंगते हुए देखता है। उत्सुक होकर वह जांच करता है और पता चलता है कि ग्रिल कहीं और जा सकता है। इस बीच इंग्लिश आता है और बताता है कि वार्डन ने कुत्ते के पेंटिंग के विशेषाधिकार छीन लिए थे क्योंकि अगले भोजन में चित्र अच्छा नहीं था। फ्रैंक जॉन और क्लेरेंस इंग्लैंड भाइयों के साथ बैठता है, जिन्हें वह एक ऐसी जगह से पहचानता है जिसे वह जानता था। वे अल्काट्रास की गंभीर वास्तविकता और द्वीप के चारों ओर के ठंडे पानी के कारण बच निकलने की असंभवता पर चर्चा करते हैं। समय के साथ कंक्रीट कमजोर हो जाती है और उनकी योजना आकार ले लेती है। अगले दिन बाहर रहते समय चार्ली और इंग्लिश दोनों को दुर्लभ आगंतुक मिलते हैं। इंग्लिश को अपनी बेटी से बात करने के लिए शब्द खोजने में कठिनाई हो रही है, जो उसकी अनुपस्थिति में बड़ी हो गई है। इस बीच चार्ली की पत्नी एक विनाशकारी समाचार देती है। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही महीने बचे हैं। यह एहसास चार्ली को पलायन की तलाश करने पर मजबूर करता है। आप उसे फोन कर सकते हैं अगली सुबह,
फ्रैंक जॉन और क्लेरेंस को फिर से मिलाता है और समूह रणनीति बनाना शुरू कर देता है। फ्रैंक का मानना है कि नमकीन हवा और नमी ने जेल के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिससे वेंट को हटाना और उपयोगिता लाइनों तक पहुंचना संभव हो गया है। कोशिका वास्तव में वृद्ध हो रही है, नम हवा कंक्रीट को जंग लगा रही है। उनका आशावाद उन्हें एकजुट करता है और वे लोग एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिससे उनके साहसिक भागने के प्रयास का मंच तैयार हो जाता है। उस रात फ्रैंक एक अस्थायी उपकरण की मदद से अपने सेल में लगे वेंट को हटाता रहता है, जबकि चार्ली गार्डों पर नजर रखता है, जो किसी के पास आने पर फुफकारने के लिए तैयार रहते हैं। प्रगति करने के बावजूद फ्रैंक तब निराश हो जाता है जब नाखून काटने वाली मशीन बहुत धीमी हो जाती है और तनाव के कारण उसकी अंगुलियों में दर्द होने लगता है। अगली सुबह नाश्ते के समय वह उन क्लिपर्स के साथ काम करते हुए समूह पर अपनी कुंठा निकालता है। वैकल्पिक स्रोतों के बारे में सोचते हुए वे कहते हैं, इसमें पकड़ ही नहीं है। फ्रैंक को अपना चम्मच दिखाई देता है और वह एक नई योजना बनाता है। वह चुपके से अपने जूते के तले पर रखे चम्मच को गंदा कर देता है और एक गार्ड को बुलाता है, यह दावा करते हुए कि बर्तन इतना गंदा है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बाकी लोग शान को पकड़ लेते हैं और उसके अनुरोध की नकल करते हैं। गार्ड को कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखाई देता है। वह अनजाने में अपने चम्मचों को बदल देता है और सामने की मेज पर उनके भागने में सहायता करता है। जब जॉन एक गार्ड को छोटी छोटी बातों से विचलित करता है, फ्रैंक एक अतिरिक्त चम्मच जेब में रखने का अवसर लेता है, लेकिन अकेले उपकरण पर्याप्त नहीं है। फ्रैंक अतिरिक्त सामग्री प्राप्त करने के लिए लिटमस टेस्ट के लिए मिठाई की 20 सर्विंग्स का व्यापार करता है। चम्मच को आधा काटता है और इसे एक नाखून क्लिपर और सिक्के के हिस्सों के साथ जोड़ता है, जिसे वह घटकों को पिघलाने के लिए माचिस की गर्मी का उपयोग करके पाउडर में पीसता है। यह सलता उस रात एक अधिक प्रभावी खुदाई उपकरण का उत्पादन करती है। फ्रैंक दीवार पर छेनी चलाना फिर से शुरू करता है। चार्ली नए उपकरण पर नजर रखता है, कंक्रीट को बहुत तेजी से काटता है। हालांकि जैसे ही फ्रैंक काम करता है, एक गार्ड इसका निरीक्षण करने के लिए आता है। चार्ली जो सो रहा होता है उसे समय पर चेतावनी नहीं देता है। अंग्रेजी हस्तक्षेप करती है। उसे पता चलता है कि वेंट को जगह पर बोल्ट किया गया है और अगले दिन जब कैदी अपने आउटडोर समय पर होंगे तो इसे हटाने के लिए एक और उपकरण की आवश्यकता होगी। फ्रैंक चुपके से अपने सेल से कंक्रीट के मलबे का निपटान करता है। बाद में बड़ीगिरी की दुकान में बोल्ट को ढीला करने के लिए एक लकड़ी की कील बनाता है। मेटल डिटेक्टर की जांच की आशंका में फ्रैंक कुशलता से बचाता है। यह गार्ड के लिए एक नकली हथियार है, क्योंकि वह कोठरी में अपने जूते में असली कील छिपाता है। वह बोल्टों को खोलने के लिए कील का उपयोग करता है और पत्थर के बर्तनों को हटाता है, जिससे पाइपों का एक नेटवर्क दिखाई देता है जो स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। लेकिन वह जानता है कि रात्रि निरीक्षण के दौरान गार्डों को मूर्ख बनाने के लिए पुतलों के सिर बनाना आवश्यक है। समूह सामग्री एकत्रित करता है। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करता है। चार्ली पेंट का अनुरोध करता है और फ्रैंक अंग्रेजी के माध्यम से समाचार पत्र प्राप्त करता है। उस समाचार पत्र और पत्रिका के साथ फ्रैंक अपना रचनात्मक कार्य शुरू करते हैं। साथ मिलकर वे दीवार के टुकड़ों को पानी के साथ मिलाकर सीमेंट जैसा पदार्थ बनाते हैं, जिससे सिर का आकार बनता है। चार्ली ने सावधानीपूर्वक चेहरों को चित्रित किया है, जिससे वे वास्तविक प्रतीत होते हैं, जैसे कि वे सोए हुए कैदी हों, जिससे उसका भेष और भी निखर कर सामने आता है। चार्ली हटाए गए वेंट को छुपाने के लिए आयरन गेट की प्रतिकृति बनाता है। एक रात फ्रैंक कूड़े के ढेर में रेंगकर खोज करने का निर्णय लेता है। वह पाइपों के सहारे ऊपर की मंजिल पर चढ़ता है, लेकिन एक स्टील गेट उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। वह उस तक पहुंचने के लिए छलांग लगाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। इस बीच एक गार्ड उसकी कोठरी का निरीक्षण करता है। यह एक चेतावनी थी और समूह को एहसास हुआ कि उनकी योजना में सुधार की आवश्यकता है। अगले दिन का लंच चार्ली और फ्रैंक ने झटके के बावजूद दूसरों के साथ वेकअप कॉल साझा की। जॉन और क्लेरेंस ने अपने पुतलों के सिर पूरे कर लिए और समूह आगे बढ़ गया। आप उस संपर्क को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इन्वेंटरी रखता हूँ, चार्ली कहता है। जॉनी और क्लेरेंस आगे की जांच करने के लिए पाइपों पर लौटते हैं। साथ मिलकर काम करते हुए वे स्टील के दरवाजे तक पहुँचते हैं और पाते हैं कि यह भारी धातु के कवर से सुरक्षित है। इसे हटाने के लिए उन उपकरणों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी जो उनके पास वर्तमान में है। बस एक मोटर, एक ड्रिल बिट और एक टॉर्च ले।
हमारे पास यह सब होगा बढ़िया। निकटतम हार्डवेयर स्टोर कहाँ है? संगीत पाठ के दौरान चार्ली ने एक पुराना पंखा देखा और एक अस्थायी ड्रिल के रूप में इसकी क्षमता देखी। वह एक साथी कैदी के साथ पंखे को गार्ड से छुपाने के लिए अपने सभी भविष्य के डेसर्ट का व्यापार करता है। चार्ली इसे एक उपकरण केस के अंदर रखता है और जब उससे पूछा जाता है उस रात इसे महत्वहीन मानकर खारिज कर दें क्योंकि दालान साफ है और जाल लगभग तैयार है। फ्रैंक मंगलवार रात के लिए भागने का कार्यक्रम बनाता है। मंगलवार रात कुछ दिनों बाद दोपहर के भोजन के दौरान फ्रैंक डॉक्टर के सम्मान में मेज पर एक गुलदाउदी रखता है, लेकिन वार्डन उसे रोक देता है और उसे कुचल देता है जिससे उसे डॉक्टर की याद आ जाती है। फ्रैंक नियमों का लिटमस उसे क्रोधित करता है, लेकिन जब वह वार्डन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे एक घातक दिल का दौरा पड़ता है। बाद में उसे एक और की आवश्यकता नहीं होगी। वार्डन फ्रैंक की कोठरी की जांच करने का अनुरोध करता है और उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलता है। हटो हटो हटो, यह एक चेतावनी थी, लेकिन निश्चित रूप से वार्डन ने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। हालांकि जब वह फ्रैंक और चार्ली को देर तक बात करते हुए सुनता है तो वह दोनों कैदियों को जल्द से जल्द अलग अलग कोठरी में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। उन्हें अलग कर देता है, उन्हें स्थानांतरित कर देता है। वह कहता है, हाँ सर, मुझे एक कोठरी तैयार करनी होगी और कागजी कार्रवाई करनी होगी। इस बीच वुल्फ को एकांत कारावास से रिहा कर दिया गया है और वह फ्रैंक को चाकू से मारने की तैयारी करता है, लेकिन इंग्लिश उसे रोकने में सक्षम है। तुम कहाँ जा रहे हो? वुल्फी, मैं उस रात बस टहलने जा रहा। चार्ली अपने डर से संघर्ष करता है। ऐसा लगता है कि अनंत काल तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार भागने का साहस जुटाया। वह आखिरकार स्टील के गेट तक पहुंच गया जो उसके और आजादी के बीच खड़ा था, लेकिन मदद के बिना वह ऊपर नहीं चढ़ सकता था। उसके संकोच और डर के वजन ने उसे जकड़ लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपना मौका चूक गया है। इस बीच फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस ने सफलतापूर्वक कांटेदार तार को पार कर लिया और जेल की परिधि के किनारे की ओर बढ़ गए। वे पेड़ों के एक झुरमुट के अंदर घुस गए और एक सुनसान सड़क को पार करने के बाद वे जितनी जल्दी और चुपचाप हो सके किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने फुलाए जाने वाले बेड़ा को खोला और उसमें हवा भरना शुरू कर दिया। आखिरकार बेड़ा तैयार हो गया। उन्होंने एक बार फिर अपने जीवन रक्षक जैकेट पहने। वे उसमें चढ़ गए और खाड़ी के बर्फीले पानी में यीशु मसीह का पता चला। एनज़रेनिया में दहशत फैल गई, सीटियां बजने लगी और गार्ड जेल की तलाशी लेने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच शोरगुल में अंग्रेज दूर से देख रहे थे। उन्होंने अपने आप को एक हल्की सी जानकार मुस्कान की अनुमति दी। सभी बाधाओं के बावजूद आखिरकार किसी ने वह कर दिखाया जो किसी ने संभव नहीं सोचा था। वे अल्काट्राज से बच निकले थे। वार्डन ने तुरंत द्वीप और उसके आसपास के पानी की पूरी तरह से तलाशी शुरू कर दी। सार्जेंट, आपके पास क्या है? जेनिया ने पूछा। क्लेरेंस इंग्लैंड की एक नोटबुक में तस्वीरें, नावों और हेलीकॉप्टरों ने खाड़ी की छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। भागने का कोई निशान न मिलने पर जो कुछ बचा था वह था कुछ तस्वीरें जो पारगम्य कपड़ों में लिपटी हुई थी और एक फूल जो उन लोगों की आजादी की याद दिलाता था। अधिकांश कर्मचारियों ने मान लिया था कि तीनों ने गुंडागर्दी की है। खाड़ी की अविरल धाराओं और ठंडे पानी को देखते हुए बचने की संभावना कम लग रही थी, लेकिन वार्डन इतना आश्वस्त नहीं था। अंदर ही अंदर उसे संदेह था कि वे लोग सफल हो गए हैं। हालांकि अपनी प्रतिष्ठा और जेल की भयावह विरासत की रक्षा के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि भागने की उनकी कोशिश विफल रही। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे यह दावा करते फिर रहे थे कि इस प्रयास में लोग मारे गए। इस सावधानीपूर्वक तैयार की गई कथा ने अल्काट्राज की छवि को एक अपरिहार्य किले के रूप में संरक्षित किया जिसके लिए इसे जाना जाता था। हालांकि इतिहास में मैं चीजों को अलग ढंग से याद रखूंगा। 1 वर्ष के भीतर ही जेल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए और अथक जांच के बावजूद भी भागने का कोई सबूत नहीं मिला। उनका भाग्य कभी प्रकाश में नहीं आया। चाहे वे खाड़ी में डूब गए या स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन बिताया, यह अमेरिका के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है।